आज राकेश टिकैत ऐसी गद्दार पार्टियों का साथ देकर अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं कि आने वाले समय में अगर राकेश टिकैत सोच रहे हो कि तुम नेता बन जाओगे भारत में, तो ये कदापि विचार भी मत करना, क्योंकि अब यहां की जनता तुम्हें उखाड़ फेंकेगी। राकेश टिकैत, तुम टिकैत नहीं डकैत हो, ये तुम्हारी नीतियों ने साबित कर दिया। 4 से 5 महीने से लोग रास्ता रोककर बैठे हुए हैं। किसान किसी और को दुविधा में डाल ही नहीं सकता। ये लोग बहरूपीय हैं जो किसान रूपी आंदोलन, जो आतंकवादी गतिविधियों को किसान रूपी आंदोलन देने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, राकेश टिकैत कहीं ना कहीं एक आंदोलनकारी नहीं है, और पूरा देश देख चुका जिस तरह की वो राजनीति कर रहे हैं जी, कि बाहरी देशों से पैसा खा के और यहाँ की जो देश विरोधी पार्टियां उनसे पैसा खाने के बाद वो जो देश के खिलाफ जहर उगलने का काम कर रहे हैं, तो वही है ये किसान आंदोलन। यह किसान आंदोलन के रूप में एक खालिस्तानी समर्थकों का आंदोलन है, जिसका सिर्फ एक ही मोटिव है कि देश के अंदर मोदी सरकार का विरोध करना। और कहीं ना कहीं इनकी जो घटिया करतूतें हैं, वो करतूतें ये साफ साफ बयां कर रही है कि यह कोई किसान आंदोलन है ही नहीं। पश्चिमी बंगाल में जाना, वहां के लोगों को एकत्र करना, वहां के किसानों को एकत्र करके और देश के खिलाफ भड़काना, इससे साफ स्पष्ट होता कि जो इनकी नीतियां हैं वो देश के विरुद्ध चल रही हैं। लेकिन मैं साफ कह देना चाहता हूं, एक बार मैं तमाम भारतवासियों से एक बात साफ कह देना चाहता हूं कि जिस तरह की गंदी नीतियों से और जिस तरह देश के खिलाफ ये जो किसान नेताओं को भड़काने की कोशिश की जा रही है, उसी से भारतीय जनता पार्टी की पश्चिमी बंगाल में बहुत बड़ी जीत होने जा रही है। और आप देख लेना, जैसे ही पश्चिमी बंगाल में इनकी बहुत बुरी हार होगी टीएमसी की, यह किसान आंदोलन अपने घुटने टेक देगा और देश के सामने स्पष्ट रूप में आ जाएगा कि यह किसान आंदोलन था या फिर खालिस्तानियों का एक आतंकवादी आंदोलन था। राकेश टिकैत ने अब किसानों को दोबारा भड़काना शुरू कर दिया है। कह रहे हैं कि दिल्ली में दोबारा घुसना होगा, बैरिकेड तोड़ने होंगे। तो इन सब बयानों को किस तरीके से देखते हैं आप? जो किसान देश की मर्यादा को बनाने के लिए दिन रात खून पसीना का मेहनत करता है, खून पसीना बहाकर, क्या वो किसान बैरिकेड तोड़ने की हिम्मत रखता है? नहीं, वो देश के विरुद्ध जा ही नहीं सकता। वह किसान देश के लिए जान तो दे सकता है, लेकिन बैरिकेड तोड़ने की गलत घटना को अंजाम नहीं दे सकता है। जी सर, एक चीज और देखी गई कि अभी जितने भी इन लोगों ने चक्का जाम किया, रेल रोको आंदोलन किया, पर सब फेल हो गया। अब 26 मार्च को इन्होंने भारत बंद किया, वो भी फेल हो गया। तो इसको किस तरीके से देखते हैं? अब तो जनता भी साथ नहीं दे रही है। देखिए, देश का जो किसान होता है वह अपनी मर्यादा को कभी नहीं लांघता। देश का किसान कभी भी ऐसा कृत्य नहीं करेगा जिससे देश के स्वाभिमान को ठेस पहुंचे। चाहे वो लाल किले की घटना हो 26 जनवरी की, चाहे वो रेल रोको आंदोलन हो। किसान को पता है कि अगर देश की तमाम ऐसी गतिविधियां रोक दी जाएंगी तो देश व्यापन किस तरीके से चलेगा, कि खाद्य पदार्थ खेतों तक, किसानों तक कैसे पहुंचेंगे। तो इस ऐसी चीजों को किसान कभी भी ठेस पहुंचा ही नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से 4 से 5 महीने से लोग रास्ता रोककर बैठे हुए हैं, किसान किसी और को दुविधा में डाल ही नहीं सकता। ये लोग बहरूपीय हैं जो किसान रूपी आंदोलन, जो आतंकवादी गतिविधियों को किसान रूपी आंदोलन देने की कोशिश कर रहे हैं। जी सर, एक चीज और देखी गई इस पूरे आंदोलन में कि लगातार जो अपने देश के व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, उनको टारगेट किया गया। अडानी अंबानी को टारगेट किया गया कि ये लोग जमीनें छीन लेंगे, और लगातार अभी भी ये बातें किसानों से कही जा रही हैं। तो इसको किस तरीके से देखते हैं आप? क्या अब देश के लोग चाइना से जाके सामान खरीदें? देखिए, एक बात मैं पूछना चाहता हूं कि ये भारत की जो जनता वो बेवकूफ तो बैठी नहीं है। भारत की जनता सब कुछ जानती है। इनका जो किसान है, उनकी जो लड़ाई होगी वो सरकार से होगी, उनकी जो मांग होगी वो सरकार से होगी। तो बार बार ये व्यापारियों को कटाक्ष कर क्या दर्शाना चाहते हैं? और आखिर क्यों व्यापारी वर्ग जो है वो इनकी जमीनों पर कब्जा क्यों करेगा? इनको एक्चुअली ये रास्ते से भटक चुके हैं। ये कोई किसान नहीं है, इनके मुद्दे तक नहीं पता। ये सरकार से बात तक नहीं करना चाहते। सरकार ने काफी मौका दिया बात करने का, अरे आप बताइए तो सही कि इस बिल में कमी क्या है। उस कमी को तो ये बता ही नहीं सकते, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं है हम किन मांगों को लेकर बैठे हैं। इनके अकाउंट में पैसा आ रहा है। भारत को ठेस पहुंचाने की जो अंतर्राष्ट्रीय साजिश चल रही है, उस साजिश के तहत ये काम हो रहा है। यहाँ की जो गड़बड़ पार्टियां हैं, मैं कहता हूँ गड़बड़ पार्टियां, जो इस देश को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहती, जो मोदी राज में यह देश प्रगति कर रहा है और उनको ये चीज बिल्कुल हजम नहीं हो रही, वो लोग ही इसी किसान आंदोलन को भड़काऊ आंदोलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या राकेश टिकैत
उन ममता बनर्जी के साथ दे रहे हैं वहां पर, क्योंकि वहां पर टीएमसी के सांसद भी पहुंच जाते हैं उनको रिसीव करने एयरपोर्ट पर। तो क्या टीएमसी का साथ दे रहे हैं, जो जिनके नेता साफ साफ खुले में आकर ये भाषण दे रहे हैं कि जो 30% आबादी है वो देश के 4 टुकड़े कर सकती है, चारों को 4 पाकिस्तान बना सकती है। तो क्या ये राकेश टिकैत उनका साथ दे रहे हैं क्या? क्योंकि उनके खिलाफ तो एक शब्द भी नहीं बोला इन्होंने। देखिए, जो भी मोदी जी के विरुद्ध पार्टी होगी, राकेश टिकैत उनका साथ दे रहे हैं। जी सर, जो ये बयान दे रहे हैं टीएमसी के नेता, इसको किस तरीके से देखते हैं? साफ साफ खुले में आकर कह रहे हैं ऐसी चीजें, और यहाँ तक कि ये भी कह रहे हैं जो 70% आबादी उनको रहने की जगह नहीं मिलेगी। देखिए, अब देश के अंदर अब तक जो हुआ वो हो चुका, क्योंकि तब हमारा राज नहीं था। आज देश के अंदर उस पार्टी का राज है कि वो अब और अफजल पैदा नहीं होने देगी और आतंकवादियों को बढ़ने नहीं देगी। और बात करते हैं पाकिस्तान की तरह टुकड़े करने की, कि 4 टुकड़े और कर दिए जाएंगे। टुकड़े करने का नाम तो तुमने ले लिया, लेकिन सोच मत लेना कहीं तुम्हारे टुकड़े कर करके और यहां से पाकिस्तान भेज दिए जाएं। अब आगे कोई टुकड़े नहीं होंगे। अब तो जो टुकड़े हो चुके उन्हें वापस लेने का हम विचार कर रहे हैं। सर, जो आखिरकार ये बंगाल में लगातार हिंसाएं बढ़ती जा रही हैं, अभी कुछ दिन पहले एक बीजेपी के कार्यकर्ता को मार दिया, और उससे पहले भी लगातार ये सारी चीजें हो चुकी है बंगाल में। तो क्या ममता बनर्जी को ये सब चीजें नहीं दिखी हैं अभी तक? पर वो आरोप और उसके बाद आरोप लगा रही है मोदी जी पर कि मोदी जी तानाशाही करते हैं। ममता बनर्जी के तो काम है आए दिन हत्याकांड कराना। ममता बनर्जी ने ठान रखी है कि इस देश को, जो वो इन्होंने पश्चिमी बंगाल है उनको पाकिस्तान बनाने की बिल्कुल सोच रखी है। वो बिल्कुल गैर मुस्लिम को वहां रहने नहीं देना चाहती। टीएमसी एक गुंडों की पार्टी है। लोग त्राही त्राही थे, बड़े परेशान थे और भगवान से एक ही मांग कर रहे थे, किसी तरीके से यहाँ भारतीय जनता पार्टी आ जाए। तो इस समय लोग खुलकर सामने आए हैं। आज 80% से ज्यादा वोटिंग देखकर खुश हो गया मैं, क्योंकि 55 से 60% पर ही भारतीय जनता पार्टी की जीत बनती है। अगर 80% गए हैं तो पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी वहां भगवा वस्त्र लहराएगी, भगवा ध्वज लहराएगी। आप देख लेना, हमारी बहुत बड़ी जीत वहां होने जा रही है। और यह जीत ओनली भारतीय जनता पार्टी की नहीं, यह पूरे हिंदुत्व की जीत है, यह पूरे भारतवर्ष की जीत है। सर, एक चीज और है कि अभी जो एक तरफ तो बंगाल में ऐसे भाषण दिए जा रहे हैं खुले में आकर, और दूसरी तरफ जो लोग जय भीम जय मीम करते थे, और वहीं जो नेता हाथरस पहुंच जाते थे जब एक स्वर्ण जाति के लोग कुछ दलितों के साथ गलत कर देते, वहां तुरंत दौड़े दौड़े पहुंच गए। पर जब सराय काले खां में दिल्ली में एक घटना होती है जहां हरिजन बस्ती में घुस कर लोगों को पीटा जाता है, उनका सामान तोड़ा जाता है, तो कोई नेता नहीं गया, किसी ने एक शब्द बोलना जरूरी नहीं समझा। जो अलका लामा दिल्ली से उठकर डासना चली गई, वो मिलना भी जरूरी नहीं समझा उन्होंने। देखिए, ये जय भीम, ये मीम वालों की ही देन है। इसको 70 से 80% मुस्लिम लोग ही ऑपरेट कर रहे हैं। इसमें 20% जो हमारा एक समाज है, वाल्मीकि समाज, हिंदुत्व की रीढ़ की हड्डी है। उस रीढ़ की हड्डी को तोड़कर हिंदुत्व को कमजोर करने की जो कोशिश की जा रही है, उस कोशिश को हम कामयाब तो हरगिज होने नहीं देंगे। अगर बात करते हैं कि ये लोग हाथरस पहुंच जाते हैं, जहां पर बात होती है हिंदुओं को हिंदुओं से भिड़ाकर अलग करने की, क्योंकि वहां पर जो पीड़ित परिवार था वो भी हिंदू था, उसको ये वाल्मीकि समाज कहते हैं। और जो आरोपी वो था, पक्ष था, वो हमारा ठाकुर समाज था। तो बात वहां थी, तो इसलिए ये लोग वहां पहुंच जाते हैं, क्योंकि आपस में फूट डलवाने का ये लोग काम करते हैं। लेकिन आज अगर दिल्ली के सराय काले खां में एक मुस्लिम ने एक हिंदू ने एक मुस्लिम लड़की से शादी कर ली, तो वहां पर हजारों की तादाद में मुस्लिम पहुंचकर हाय हल्ला बोल देते हैं, लोगों को मारकाट करते हैं, तलवारें लहराते हैं, घरों में घुस जाते हैं, यहां तक कि वाहन भी तोड़ देते हैं। लेकिन उस पर सारे के सारे ये विपक्षी लोग जो घटिया राजनीति को अंजाम दे रहे हैं, ये चुप्पी साध लेते हैं, मौन धारण कर लेते हैं। यहां तक कि चंद्रशेखर रावण वहां नहीं पहुंचता। पता है क्यों? क्योंकि ये लोग हिंदुत्व को तोड़ने का काम कर रहे हैं, ना कि जोड़ने का। ये लोग वो तमाम कार्य को कर रहे हैं जिससे हिंदुत्व कमजोर हो जाए। जैसे कि ये राकेश टिकैत हमारे रीढ़ के हड्डी सिख समाज को तोड़ने का कार्य कर रही है, वैसे ये भीम सेना, मीम सेना के साथ मिलकर हम हिंदुओं को तोड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन देश तुम्हारी इस गलत नीतियों को, इन गलत नीतियों को भली भांति समझ रहा है और तुम्हें आने वाले समय में जवाब भी देगा। पश्चिमी बंगाल पहला जवाब का केंद्र बन जाएगा। उसके बाद 2022 में उत्तर प्रदेश आपको जवाब देने के लिए बैठा कि योगी जी द्वारा
पूर्ण बहुमत से वहां आने वाले हैं। जी सर, एक चीज और देखी गई कि यही जो बात अभी जब दिल्ली में दंगे हुए तो कपिल मिश्रा ने आकर एक चीज कही, जिसके बाद पूरा विपक्ष एक्टिवेट हो गया। सबने कहा कि कपिल मिश्रा ने भड़काया, पर क्या उस विपक्ष को जब बंगाल में एक टीएमसी के नेता ने यही सब बातें कही आकर, तब उनको ये नहीं दिखा कि जो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, कपिल मिश्रा पर आरोप लगा रहे थे, उनको ये सब नहीं दिखा क्या? देखिए, जब बात आती है हिंदुत्व की, अगर हिंदुत्व का एक नेता भी निकल कर बाहर आता है तो उन पर भड़काने का आरोप लगाकर तमाम पार्टियां एक हो जाती हैं। लेकिन जब ये चोर चोर मौसेरे भाई देश को तोड़ने के लिए महाषड्यंत्र को रच डालते हैं तो किसी की जुबान तक नहीं खुलती। तो बात यही है कि जो हिंदुत्व के साथ खड़ा होगा उसको ये लोग बिल्कुल दबाने की कोशिश करते हैं, उस पर कई तरह के इल्जाम लगाए जाते हैं। लेकिन अब हिंदुत्व का पर्चा लहराएगा, हिंदुत्व एक होगा और अब आने वाला समय जो है वो प्योर हिंदुत्व का होगा। और हर सनातनी ने कसम खा ली है कि भारत माता के ऊपर अब ऐसी गद्दार पार्टियों को हम हरगिज राज नहीं करने देंगे जो आज तक राज यहां करती हुई आई हैं। जी धन्यवाद सर।